नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड के एक ही चरण में कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। उत्तर प्रदेश और गोवा में सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक और उत्तराखंड में सवेरे 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, हमारे आधुनिक गणतंत्र के मौलिक संवैधानिक आदर्श भारत की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर श्रोताओं को शुभकामनाएं दी। आकाशवाणी से इस महीने की 27 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए विचार और सुझाव आमंत्रित किए। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंदजई ने आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में विश्व समुदाय को आतंकवाद के खतरों के प्रति आगाह किया। मुश्किल समय में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत की सराहना की। उत्तर कोरिया द्वारा कई बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण के बाद उसके खिलाफ जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने परस्पर एकजुटता की घोषणा की। और इसरो कल श्रीहरिकोटा से PSLV C-52 के जरिए 3 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं जागृति शर्मा। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के दूसरे और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में कल होने वाले चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश और गोवा में मतदान सवेरे 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। वहीं उत्तराखंड में मतदाता सवेरे 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। तृतीय चरण 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए कल यानी 14 फरवरी को मतदान संपन्न होगा। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और सुविधाजनक, सुगम, सहभागी, निष्पक्ष, पारदर्शी मतदान के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हर स्तर पर की गई हैं। और इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के ओर से मैं सभी मतदाताओं से यह अपील करना चाहता हूं कि अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें और दुनिया के इस विशालतम लोकतंत्र को, इसकी लोकतांत्रिक परंपरा को और मजबूत बनाने में अपना राष्ट्रीय कर्तव्य अवश्य निभाएं। 2017 के चुनाव में भाजपा को 55 में से 38 जबकि समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थीं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अनुप्रिया पटेल के अपना दल सोनेलाल और संजय निषाद के नेतृत्व वाली निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया है। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल, शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, कृष्णा पटेल के नेतृत्व वाली जनवादी पार्टी समाजवादी और अपना दल कामरेवाड़ी के साथ गठबंधन किया है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है, लेकिन चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन ने बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन किया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने भी 30 से अधिक क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन का नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा है। जनता दल यूनाइटेड राज्य में अकेले चुनाव लड़ रही है। इस चरण में भाग लेने वाले प्रमुख भाजपा उम्मीदवारों में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, बलदेव सिंह औलख,
छत्रपाल सिंह गंगवार और गुलाब देवी, पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ राजेश सिंघल, ब्रिजेश नरेश सैनी, राजा भारतेंद्र सिंह और यशवंत सिंह शामिल हैं, जबकि अपना दल एस ने गठबंधन के एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार हैदर अली खान को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने इस चरण के दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, कार्तिकेय राणा, स्वामी ओम विवेश, इकबाल महमूद, महबूब अली, मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने मनीष और सर्वेश चंद्र धंधु को मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों में विवेककांत, मुंशीराम और नीरज चौधरी हैं। कांग्रेस से संजय कपूर, ओम वीर यादव, काजिम अली खान, सलीम खान और पूनम भी मैदान में हैं। गोवा में 40 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनाव के लिए 26 महिलाओं समेत 301 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें एक सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कुणाल ने कल के चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। गोवा में हमारे 40 विधानसभा क्षेत्र हैं और इसमें कोविड निर्देश को ध्यान में रखते हुए हमने हर बूथ पे 1000 वोटर का लिंक रखा है और उसके लिए हमने पिछले विधानसभा चुनावों से अभी ज्यादा मतदान केंद्र बनाए हैं। इस बार हमारे पास कुल 1722 मतदान केंद्र हैं। उसमें भी हम ये बताना चाहेंगे तो 5 मतदान केंद्र महिला अफसरों द्वारा संचालित किए जाएंगे, 8 मतदान केंद्र दिव्यांग अफसरों द्वारा संचालित किए जाएंगे, 40 मॉडल पोलिंग स्टेशन होंगे और 11 पोलिंग स्टेशन को हमने पूरे इको फ्रेंडली तरीके से सजाया संवारा है। इस बार हमारे जो वोटर हैं उनको एक बिल्कुल ही एक सुखद अनुभव मिलने वाला है और इस बार हमने अपने चुनाव में एक इको फ्रेंडली मटेरियल हमने काफी यूज किया है, जैसे जो बैम्बू बांस की बनी हुई है हमने पिन लिए हैं, बेस लिए हैं, पेपर पेंसिल लिया है, पेपर पेन लिया है और हमने कोकोनट शेल के बने हुए पेपर वेट लिए हैं। इस तरह हमारा प्रयास रहा है कि चुनाव में नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उनका हम कम से कम इस्तेमाल करें। और अब एक नजर राज्य के चुनावी परिदृश्य पर। इस बार गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी के साथ साथ शिवसेना और एनसीपी भी मैदान में हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों में सेंक्युलिम, पणजी, मांदरेम, सेंटा क्रूज, वालपोई, प्रेयोल, पतौरदा, मार्ग्रो, पोंडा और क्यूपेन हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, धर्मेश सगलानी, उत्पल मनोहर पर्रिकर, पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत, अमित पालेकर, विश्वजीत राणे, पांडुरंग दावेलकर, विजय सरदेसाई, दिगंबर कामत, रवि नायक और चंद्रकांत कावलेकर शामिल हैं। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्री किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगाली शासन के 450 वर्षों के शासन के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने 19 दिसंबर 1961 में गोवा को मुक्त कराया। इसकी याद में हर वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 1961 में पुर्तगाली शासन खत्म होने के बाद गोवा को सैन्य प्रशासन के तहत रखा गया। 8 जून 1962 को सैन्य शासन को नागरिक सरकार से बदल दिया गया। विधानसभा का पहला सत्र 9 जनवरी 1964 को सचिवालय भवन में बुलाया गया। 1987 में जब गोवा भारत का राज्य बना तो विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई। वर्तमान में राज्य में प्रमोद सावंत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्य में 2 जिले उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा हैं। राजधानी पणजी है और सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा है। राज्य की मुख्य भाषाएं कोंकणी और मराठी हैं। कोंकणी राजभाषा है। इसके अलावा कन्नड़, उर्दू और हिंदी भी यहाँ बोली जाती है। भारतीय संविधान के तहत अब कोंकणी को 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है। चुनाव डेस्क से निशात अजीज की रिपोर्ट के साथ निखिल कुमार। 70 सदस्यों वाली उत्तराखंड विधानसभा में 63 महिलाओं सहित कुल 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 13 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी सौजन्या ने बताया कि राज्य में कुल 11,697 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 14 फरवरी 2022 को हमारा विधानसभा 2022 का जनरल इलेक्शंस है। मेरा सभी सम्मानित नागरिकों, मतदाताओं से विनम्र अनुरोध है कि प्रत्येक मतदाता अपने मत का प्रयोग अवश्य करे। लोकतंत्र में प्रत्येक मत अमूल्य है। सुश्री सौजन्या ने बताया कि कोविड के मद्देनजर भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सभी बूथ में कोविड को मद्देनजर रखते हुए हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स दिया गया है। ग्लव्स एसेंशियली बिकॉज ईवीएम को यूज करने के समय वो रिपीट टच होता है बटन, इसी के लिए तो सभी उसको यूज करें। सोशल डिस्टेंसिंग अपना बनाए रखें ताकि कोविड का स्प्रेड कंट्रोल में रहे।
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने हमारे संवाददाता राघवेश पांडे को बताया कि दुर्गम इलाकों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। और मैंने कोशिश की है जो हमारे एसडीआरएफ के जवान हैं उनको दुर्गम इलाकों में तैनात किया जाए, क्योंकि वो खुद भी आसानी से जा सकेंगे और बाकी भी पोलिंग पार्टियों की मदद कर सकेंगे, और अगर कोई मतदाता परेशानी में आता है तो उसको भी रेस्क्यू वगैरह कर सकेंगे। तो ये हमने एक विशेष इस बार एक कदम उठाया जिससे कि ज्यादा दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा राज्य इकाई के अध्यक्ष मदन कौशिक, मंत्री सतपाल महाराज भाजपा के प्रमुख उम्मीदवारों में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राज्य इकाई के प्रमुख गणेश गोदियाल और विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह कांग्रेस के प्रमुख उम्मीदवार हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज लुधियाना में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। श्री शाह ने आश्वासन दिया कि अगर पंजाब में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार सत्ता में आती है तो राज्य को अगले 5 साल में नशा मुक्त कर दिया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से मुमकिन हुई हमारी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही डाकघर या बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खोले और बिटिया के नाम 250 रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए तक सालाना जमा करते रही। इस पर सरकार आयकर छूट के साथ ज्यादा ब्याज भी देती है। समय आने पर कुछ पैसा उच्च शिक्षा के लिए और बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, बेटियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट nsiindia.gov.in पर जाएं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि आधुनिक गणतंत्र के मौलिक संवैधानिक विचार भारत की सांस्कृतिक परंपरा पर आधारित हैं। हैदराबाद में मचिमताल पर समता मूर्ति केंद्र का दौरा करने के बाद श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम समानता पर आधारित है। हमारे संविधान में समाहित मौलिक अधिकार जैसे विधि के समक्ष समानता, सभी प्रकार के भेदभाव का निषेध, अवसरों की समानता, छुआछूत का उन्मूलन इसी की प्रेरणा से निकले हैं। आज विश्व रेडियो दिवस है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और भरोसा। रॉयटर्स के हाल के सर्वेक्षण में आकाशवाणी अपने दायित्व के अनुरूप प्रसारण के शीर्ष विश्वसनीय ब्रांड के रूप में उभरा है। रेडियो दिवस पर आकाशवाणी पर 7 घंटे के टॉकेथॉन का प्रसारण किया गया। इसमें आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा है कि आकाशवाणी ने दशकों से अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी है और उसका श्रेय प्रसारकों, कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों और अन्य कर्मियों के साथ साथ तकनीकी दल और समाचार बुलेटिन तैयार करने वाले संपादकों तथा सहयोगियों को जाता है। श्री रेड्डी ने कहा कि इस साल जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने मीडिया संगठनों की विश्वसनीयता पर एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें आकाशवाणी शीर्ष पर रहा। विश्व रेडियो दिवस के संदर्भ में सब श्रोताओं को शुभकामनाएं और बधाई। 90 साल के ऊपर के समय से आकाशवाणी भारत के लोगों को सेवा करते आए हैं और उसके डेली जिंदगी में एक भाग बन गया और आगे भी उनका डेली जिंदगी से जुड़ने के लिए और उसको एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट देने के लिए कोशिश करते रहेंगे। हमारा प्रार्थना यही है कि श्रोताओं से कि वो आकाशवाणी सुने और उनका फीडबैक दें और हमको प्रोत्साहित करें। टॉकेथॉन में अपर महानिदेशक डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि आकाशवाणी ने अपने विश्वसनीय प्रसारण के माध्यम से लोगों का विश्वास बनाए रखा है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति के साथ कल शाम 5 बजे से शाम से 6
बजे तक एक ओपन हाउस सत्र का भी आयोजन होगा। ओपन हाउस में मुख्य कार्यकारी अधिकारी से जुड़ने के लिए श्रोता व्हाट्सएप नंबर 9868107070 के माध्यम से अपना अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800111026 डायल कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों को आकाशवाणी AIR YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर सभी श्रोताओं और इसके विकास में योगदान करने वाली प्रतिभाओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट श्रृंखला में कहा कि ये लोगों से जुड़ने का शानदार माध्यम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने बार बार अनुभव किया है कि रेडियो लोगों के साथ सकारात्मकता साझा करने और लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वालों को सामने लाने का शानदार माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के लिए नागरिकों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि हमेशा की तरह वे लोगों से सुझाव लेने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने लोगों से उन्हें MyGov नमो ऐप पर लिखने या 1800117800 पर भी डायल कर अपना संदेश रिकॉर्ड करने के लिए कहा है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंदजई ने वैश्विक समुदाय को आतंकवाद के खतरों के प्रति आगाह किया है। आकाशवाणी से विशेष भेंट में उन्होंने कहा कि आतंकवाद की उत्पत्ति अफगानिस्तान की धरती पर नहीं हुई है, बल्कि ये बाहर से आया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से अफगानिस्तान के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है और ये इस क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी देशों की स्थिरता और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फरीद मामुंदजई के साथ अंग्रेजी में एक विशेष भेंट वार्ता प्रसारित करेगा। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के विरुद्ध एकजुटता प्रदर्शित की है। इसके एक दिन बाद होनोलुलु में आयोजित एक बैठक के बाद जारी बयान में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, दक्षिणी कोरिया के विदेश मंत्री चुंग ए-योंग तथा जापान के विदेश मंत्री हायाशी योशीमासा ने एक के बाद एक साथ मिसाइल परीक्षण की कड़ी निंदा की और इसे अस्थिरता पैदा करने वाला बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C-52 का प्रक्षेपण करने के लिए तैयार है। PSLV-C-52 का प्रक्षेपण कल 5:59 पर किया जाएगा। इस अभियान में 3 उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे। एक उपग्रह EOS-4 राडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 172 करोड़ 81 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 49,16,000 से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 97.55% है। पिछले 24 घंटे में 44,000 से अधिक नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 1,17,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए कई राज्यों में कल से स्कूल कॉलेज फिर से खुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में भी कल से प्राइमरी स्कूलों में कक्षाएं लगेंगी। केरल में स्कूल और आंगनवाड़ी कल से खुलेंगे। 1 से 9वीं तक नियमित कक्षाएं फिर से शुरू होंगी। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार धरोहर शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन इस शानदार आंदोलन की एक झलक आप तक ला रहा है। बुद्धू भगत भगवान है, भगवान है, अपनी जान। 13 फरवरी स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू भगत की पुण्यतिथि है। बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 को रांची जिले के सिलागाई गांव में हुआ था। वे छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में 1831-32 में हुए कोल विद्रोह के नेता थे। इस विद्रोह को लड़का आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जन्म ले वीर बुद्धू भगत, को डरे प्राण दिले अपन सिर कटाए। कोल विद्रोह के दौरान बुद्धू भगत ने उन स्थानीय जमींदारों के खिलाफ कोल समुदाय का नेतृत्व किया जो अंग्रेजों के स्वामी भक्त थे। वे जंगलों के संसाधनों को भी बचाना चाहते थे। विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने अंधाधुंध तरीके से निर्दोष लोगों की हत्या की, यहाँ तक कि बूढ़े लोगों, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। लोगों को बचाने के लिए बुद्धू भगत अपने 2 बेटों हलधर और गिरधर के साथ अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में कूद पड़े। वे बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उन्हें घेर लिया। वे जानते थे कि क्रूर अंग्रेज सैनिक निर्दोष ग्रामवासियों को गोली मार देंगे। अपने लोगों को बचाने के लिए बुद्धू ने समर्पण का प्रस्ताव किया। लेकिन निर्दयी अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और बुद्धू भगत 13 फरवरी 1832 को शहीद हो गए। देश की माटी के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का भावभीना नमन। What my country says to you, it says in the words of the old Hindu prayer that rises up in every home, night after night. Shanti, 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 peace, peace, peace. आज हम भारत की स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। पहले वे सरोजिनी चट्टोपाध्याय के नाम से जानी जाती थीं। उनकी शिक्षा मद्रास, लंदन और कैम्ब्रिज में हुई। इंग्लैंड में महिलाओं के वोटिंग अधिकार से जुड़े अभियान के अनुभव के साथ वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ओर आकृष्ट हुईं। 1898 में वे हैदराबाद लौटी। उसी वर्ष गोविंद राजुलू नायडू से उनका विवाह हुआ। उन्होंने 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1924 में वे भारत की आजादी के लिए समर्थन जुटाने के लिए दक्षिण अफ्रीका गयी। 1925 में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई गयीं। भारत के स्वाधीनता संग्राम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने 1928 से 1929 तक उत्तरी अमेरिका की यात्रा की। भारत लौटने पर ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें 1930 से 1943 के बीच कई बार जेल जाना पड़ा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए वे गांधी जी के साथ लंदन गईं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में दिए अपने भाषण में सरोजिनी नायडू ने संविधान के महत्व के बारे में बताया था। A charter that shall restore to our mothers still in fetters, her rightful place as a torchbearer of liberty, of friendship, of love, of equity. And she who today still mourns in a house with its roof of snow and its walls of sea will rejoice, relighting her lamp of inspiration, so that once again in history she takes her rightful place, and she will be justified of her children, and her children will be justified of her.
1947 में ब्रिटिश शासन से देश की आजादी के बाद उन्हें संयुक्त प्रांत का गवर्नर बनाया गया। वे देश की पहली महिला राज्यपाल बनी। 2 मार्च 1949 को अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर रहीं। सरोजिनी नायडू एक सशक्त लेखिका और कवित्री भी थीं। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने साहित्य सृजन शुरू कर दिया था। कविताओं की उनकी पहली पुस्तक 1905 में लंदन में प्रकाशित हुई थी। शीर्षक था द गोल्डन थ्रेशोल्ड। वे लेखन में विविध और समृद्ध जीवंत बिंबों के प्रयोग और भारत के भव्य चित्रण के लिए जानी जाती हैं। उनकी दूसरी और सर्वाधिक सशक्त राष्ट्रवादी कविताओं की पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में प्रकाशित हुई। उनकी कविता द गिफ्ट ऑफ इंडिया ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीय माताओं के शोषण की भर्त्सना करती है। उनकी कविताओं का संकलन द सेप्टेड फ्लूट और द फादर ऑफ द डॉन शीर्षकों से प्रकाशित है। देश की इस महान सुपुत्री को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। अब कुछ और समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत की निजी यात्रा पर आए केनिया के पूर्व प्रधानमंत्री रैला अमोलो ओडिंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अपने दशकों पुराने निजी मित्रवत संबंधों को साझा किया। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने आज अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। एपीडा ने कई देशों तक भारतीय निर्यात बढ़ाने में सहयोग दिया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज हरियाणा के मानेसर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के 500 बिस्तर वाले एक अस्पताल की आधारशिला रखी। ये अस्पताल 500 करोड़ रुपए की लागत से 8 एकड़ भूमि पर बनेगा। इस अस्पताल से गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूह और रेवाड़ी के तकरीबन 6 लाख कामगारों को इलाज की सुविधा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में समृद्धि लाने में प्रौद्योगिकी बड़ी भूमिका निभा सकती है। श्री गोयल ने आईआईटी कानपुर में पॉलिसी कॉन्क्लेव 2022 को संबोधित करते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों तक विकास पहुंचाने और बिजनेस के अनुकूल बनाने में समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रह सकता है। मुंबई में सुबह कोहरा छाये रहने और बाद में बादल छाये रहने के आसार हैं। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाये रह सकते हैं। कोलकाता में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर में आमतौर पर बादल छाये रहने और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक तौर पर बादल छाये रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 12 डिग्री नीचे और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड के एक ही चरण में कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। उत्तर प्रदेश और गोवा में सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक और उत्तराखंड में सवेरे 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, हमारे आधुनिक गणतंत्र के मौलिक संवैधानिक आदर्श भारत की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर श्रोताओं को शुभकामनाएं दी। आकाशवाणी से इस महीने की 27 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए विचार और सुझाव आमंत्रित किए। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंदजई ने आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में विश्व समुदाय को आतंकवाद के खतरों के प्रति आगाह किया। मुश्किल समय में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत की सराहना की। और इसरो कल श्रीहरिकोटा से PSLV-C 52 के जरिए 3 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।